अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं और ढूंढ रहे हैं मास्टरपीस बॉलीवुड सिनेमा का, तो एक नाम में किस्सा तमाम। जी हाँ, बात हो रही है 2024 में रिलीज होने वाली तमिल इंडियन फिल्म महाराजा की। एक्शन और थ्रिल तो है ही, लेकिन सस्पेंस इतना कि फिल्म की एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते दिमाग की छुट्टी हो जाए। ये फिल्म इतनी मोहलत ही नहीं देती कि कोई फिल्म खत्म होने से पहले उसके बारे में कोई अंदाजा भी लगा सके, और अपने साथ बांध के ऐसे रखती है कि याद ही नहीं रहता कि कब देखने वाला इस फिल्म की दुनिया का हिस्सा बन गया। इमोशंस ऐसे कि कई दिन तक इंसान यही सोचता रह जाए कि कैसे कोई आम सा इंसान इमोशंस की ताकत से वो सब कर गुजरता है जिसके बारे में सोचने की हिम्मत करना भी नामुमकिन लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनी और हाजिर हूँ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी फिल्म के डीप डाइव रिव्यू के साथ जिसको सिनेमा का मास्टरपीस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2024 से सिनेमा पर राज कायम करने वाली फिल्म महाराजा बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए मसल्स, पावर्स, एडवांस लेवल की टेक्निक्स और शोबाजी की जरूरत होती है। इस फिल्म ने साबित कर दिया, अगर कंटेंट पावरफुल हो और परफॉर्मेंस कमाल हो तो बाकी सारी बनावटी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। राम मुरली के स्क्रिप्ट ने और स्वामीनाथन की पावरफुल परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। महाराजा एक आम सा हेयर ड्रेसर जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपनी एक ऐसी चीज के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने, जिसके बदले में वो बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो चीज बहुत ज्यादा कीमती है। 300 से 400 की कीमत के कचरे के डिब्बे के लिए कोई हजारों रुपए देने को तैयार हो जाए तो आप उस इंसान को क्या कहेंगे? ना तो उस कचरे के डिब्बे में पैसा था, ना जेवर, ना कोई और चीज, वो बिल्कुल खाली था। लेकिन महाराजा की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे उस कचरे के डिब्बे में उसकी सांसें बंद हो। उसके कान पर चोट की वजह से पट्टी बंधी थी। पुलिस को बताया कि 3 लोगों ने मुझ पर मेरे घर में हमला किया। जब मैं अपनी दुकान बंद करके रात को घर वापस आया, मैं उनको देख ही नहीं पाया। उन्होंने मुझे मारा, मैं बेहोश हो गया और वो लक्ष्मी को लेकर चले गए। लक्ष्मी कोई और नहीं, उसका वही कचरे का डिब्बा है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन आया और जिसको ढूंढने के बदले में वो हजारों रुपए देने को तैयार था। इंस्पेक्टर और बाकी लोगों का दिमाग घूम गया उसकी कहानी सुनकर कि कोई कैसे सिर्फ एक कचरे के डिब्बे के लिए इतना पागल हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब पैसों की लालच में वादा कर लेते हैं कि वो उसको ढूंढ कर देंगे। इस कहानी के साथ साथ एक और कहानी भी दिखाई गई जिसमें सिल्वन नाम का शख्स अपने गैंग के साथ मुख्तलिफ घरों में चोरियां करता है। चोरी करते हुए वो घर के लोगों को बांध देता है और अपने साथियों के साथ वहाँ पर 2 से 3 घंटे खाना बनाकर खाना खाता है और उसके साथ ही उस घर की औरतों का रेप करते हैं और आखिर में वो उन लोगों को मारकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये उसका तरीका वारदात था। उसकी एक बीवी और छोटी सी बेटी है। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। असल में फिल्म की कहानी एक साथ माजी और हाल के हालात बताती है। माजी से हाल और हाल से माजी में एंट्री कहानी में इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा करती है। दोनों सिचुएशंस इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं कि किसी एक सिचुएशन को इग्नोर करके कहानी को समझ पाना नामुमकिन है। दरअसल कई साल पहले सिल्वम अपनी बेटी की सालगिरह वाले दिन सुनार की दुकान से अपनी बेटी को देने के लिए तोहफे में नेकलेस खरीदता है और वहाँ से महाराजा की दुकान पर अपने बाल और दाढ़ी बनवाने के लिए आता है। इसी दौरान उसके एक साथी का उसे फोन आता है जो उसे बताता है कि अखबार में उन लोगों की तस्वीरें छपी हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। घबराहट में सिल्वम अपना सामान दुकान पर भूलकर घर चला जाता है। उधर महाराजा सफाई के दौरान देखता है कि वो शख्स एक सोने की चेन छोड़ गया, तो वो उसको वापस लौटाने के लिए लोगों से उसके घर का पता पूछते हुए उसके घर जाता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि पुलिस सिल्वम को पकड़कर लेकर जा रही है और शोर शराबे से उसे पता चलता है कि वो शख्स एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। सिल्वम को जब पुलिस पकड़कर लेकर जा रही थी तो उसने महाराजा को अपने घर के पास देखा और समझा कि शायद महाराजा ने दुकान में उसकी बातें सुन ली थी और उसी ने पुलिस को शिकायत की है। उसी वक्त से उसके दिल में महाराजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। इस वाक़ये के अगले दिन महाराजा अपनी बीवी और बच्ची के साथ दोबारा सिल्वम के घर जाता है और उसकी बीवी को वो लोग वो सोने की चेन देते हैं और कहते हैं ये आपका शौहर हमारी दुकान पर भूल गया था, हम ये लौटाने आए हैं। उसकी बीवी रोते हुए दुख और नफरत से कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ना इन्हीं बातों के दौरान महाराजा अपनी बीवी और बच्ची को सिल्वम की बीवी के पास छोड़कर घर के बिल्कुल सामने खिलौनों की दुकान पर जाता है। अपनी बेटी के लिए खिलौने लेता है। इसी दौरान एक ट्रक के टकराने से वो घर टूट जाता है और उसकी छत गिर जाती है। ये सब महाराजा की आंखों के सामने होता है। जब महाराजा वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सब मर चुके हैं, बस एक बच्ची के रोने की आवाज आई जो एक बड़े से लोहे के डिब्बे के नीचे आ जाने की वजह से बच गई। वाकये के कई साल बाद सिल्वम जब जेल से छूटता है तो महाराजा से इंतकाम लेने के लिए
अपने 2 साथियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी बेटी जो स्पोर्ट्स कंपटीशन से वापस आई थी उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसका साथी उस बच्ची का रेप करता है। उस बच्ची का रेप करने के बाद वो उसे अधमरा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। काफी देर बाद महाराजा, जो अपनी बेटी की फरमाइश पर उसके लिए नए जूते खरीदने गया था, घर वापस आता है। अब बात करते हुए जैसे ही वो कमरे में दाखिल होने लगता है तो अपनी मासूम बेटी को बेलिबास और अधमरी हालत में देखकर एकदम से चीखकर ऐसे पीछे हटता है जैसे सांप ने डस लिया हो। जैसे तैसे बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। लगता था जैसे उस पर कयामत टूट पड़ी हो। बेटी की हालत ने उसे पागल कर दिया। अब वो पागलों की तरह उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसकी बेटी की ये हालत की थी। बेटी को जब होश आया तो उसने बताया कि कैसे जब वो घर आई और कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई तो घर में पहले से 3 लोग छुपे हुए थे। उन्होंने कैसे उसके मुंह पर हाथ रखा, कैसे उसको मारा, उसका रेप किया, उसे कितनी अजियत पहुंचाई, वो सब कुछ उसने अपने बाप को बताया। और ये भी बताया कि उन 3 लोगों में से एक शख्स की पीठ पर कान जैसा कुछ था। निम्मो से पूरा वाकया सुनने के बाद पागलों की तरह उन दरिंदों को ढूंढने लगा। इन तमाम हालात में पुलिस भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती रही और उसको बताए बगैर पुलिस भी जान चुकी थी कि ये वो सब कुछ कचरे के डिब्बे के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपनी बेटी के लिए कर रहा है। उसकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, इंस्पेक्टर को वो जानकर बहुत दुख हुआ। उसने भी महाराजा के इस इंतकाम में उसका साथ देने का फैसला किया। महाराजा ने एक दरिंदे को तो इबरतनाक मौत दे दी और दूसरे को, जिसकी पीठ पर कान जैसा कुछ था, उसको इंस्पेक्टर ने ढूंढकर उसके हवाले किया और उसे कहा कि इसको भी इबरतनाक मौत दो। महाराजा ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और इंस्पेक्टर ने तीसरे और आखिरी दरिंदे के बारे में, जो कि सिल्वम था, महाराजा को बताया। और आखिरकार महाराजा और सिल्वम का जब आमना सामना हुआ तो महाराजा हैरान रह गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो सिल्वम ने नफरत और गुस्से की आग में जलते हुए उसे बताया कि मैंने इंतकाम लिया है अपनी बीवी और बेटी की जुदाई का, और जो तुम्हारी वजह से मुझे इतने साल जेल में रहना पड़ा, मैंने अपना इंतकाम ले लिया और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना दिया। उन दोनों के दरमियान हाथापाई और लड़ाई के दौरान जख्मी और बेहाल निम्मो को उसकी टीचर अपने साथ उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर सिल्वम और महाराजा दोनों मौजूद थे, क्योंकि निम्मो की शदीद ख्वाहिश थी कि वो उस शख्स को देखे जिसने उसके साथ ये सब किया और उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब महाराजा नहीं चाहता था कि निम्मो सिल्वम से मिले। निम्मो बजिद थी और उसकी जिद के आगे महाराजा खामोश हो गया। सिल्वम निम्मो के सामने अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। निम्मो उससे कहती है कि अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही करते? क्या तुमने पैसों के लिए ये सब कुछ किया? और उसके साथ ही निम्मो उसके सामने घर में मौजूद पैसे और कीमती चीजें फेंक देती है जो अपने साथ लाई थी। निम्मो की फेंकी हुई चीजों में वो चेन भी थी जो सिल्वम ने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, जिस पर 2 छोटे छोटे पाँव के निशान थे। उसके साथ ही वो उठकर वहाँ से जाने लगी तो सिल्वम की नजर निम्मो के कंधे पर पड़ी, जहाँ पर वो निशान था जो उसकी अपनी बेटी के कंधे पर था। ये देखकर उसकी सदमे और दुख से भयानक चीखें निकलने लगी। वो समझ जाता है कि उस हादसे में महाराजा की अपनी बेटी और बीवी मर गए थे, तो ये उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर पालता रहा। पछतावे, दुख, अजियत की गहराइयों से चीखते हुए सिल्वम अपनी बेटी को पुकारता रहा, लेकिन ना तो बेटी ने पलट कर देखा ना महाराजा ने। वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन सिल्वम उस कई मंजिला इमारत से अपनी जख्मी वजूद को घसीटते हुए अपनी बेटी के पीछे जाने की कोशिश में बेहाल हो गया। पछतावे, दुख और सदमे से दर्दनाक चीखें भी उसके जमीर पर पड़े हुए बोझ को हल्का न कर सकी। इस सदमे ने उसे जीने के काबिल ही न छोड़ा और वो वहाँ से नीचे गिर गया। इतनी ऊंचाई से गिरने से उसी वक्त उसकी मौत हो गई। उसके हाथ में मौजूद वो चेन उसके अपने ही खून से लथपथ हो गई और निम्मो के पैरों के निशान जो अभी वहाँ से गुजरी थी वो उसके खून से भर गए। बाज़ औक़ात इंसान इंतकाम और नफरत की आग में जलते हुए इतना अंधा हो जाता है कि उसे सामने खड़ी हकीकत भी नजर नहीं आती। इंतकाम उसे दरिंदा बना देता है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिल्म की कहानी एक तरफ तो इंसानियत के बेमिसाल पहलू को दिखाती है और दूसरी तरफ हैवानियत की इंतहा को। कहानी में दिखाया गया कि दूसरों के लिए खोदी हुई कब्र में कभी कभी खुद भी दफन होना पड़ता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें। इस फिल्म में पोशीदा राज आपको हैरान कर देंगे। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी सिनेमा के एक और मास्टरपीस के साथ। खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।